Hello students, welcome to my channel. We have already discussed the Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. Now in this video we will discuss about Newton's third law of motion. Okay, so मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है फोर्स, कि यू नीड फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स को डिफाइन करता है। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ आपको ये बताता है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है तो आपको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें पता चलता है बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ यू एक्सर्ट फोर्स, इफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो जो अनदर ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट मीन्स अगर कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल, जैसे इसने F फोर्स अप्लाई किया है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी F फोर्स अप्लाई करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन द फर्स्ट वन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल फोर्स वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा, बट वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इस साइड में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकेंड, इफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द second object then the second object will also exert force on the first object with equal magnitude but in opposite direction। ठीक है, अब देखिए, अब इसको और क्लियरली और बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको बता दूं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट on the second object is known as action। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, is known as action। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड इज नोन एज एक्शन, एंड द फोर्स, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट तो रिटर्न में ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड ऑन द फर्स्ट, सेकेंड ऑन द फर्स्ट इज नोन एज रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया तो उसको बोलते हैं एक्शन, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज रिएक्शन। ठीक है, तो जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा होते हैं इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने यही बोला है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितना फोर्स अप्लाई करेगा सेकेंड ऑब्जेक्ट पे उतना सेम अमाउंट ऑफ फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पे अप्लाई करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स यू कैन से टू एवरी एक्शन, मीन्स इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट आप यही बोल सकते हो, दिस इज द न्यूटन्स
थर्ड लॉ, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको इतना बड़ा सा लैंग्वेज आप बोलो कि फर्स्ट बॉडी सेकंड में फोर्स अप्लाई कर रही है, फिर सेकंड बॉडी इक्वल अमाउंट फर्स्ट में अप्लाई करे, उससे बेटर है कि आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट reaction. What is action? The force exerted by first body on the second is the action. In return, the force exerted by second on the first is known as the reaction. ठीक है, और ये इसमें ये वर्डिंग याद रखिएगा कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब ये इक्वल फोर्स अप्लाई होने पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो भी इक्वल हो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई किया? 50 न्यूटन का। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इस पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ही। ठीक है, मतलब ये मैंने ऐसे समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, एक बॉडी अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इन रिटर्न उस पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, बट दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। जैसे A = F/m। हाँ, ये है कि हमने दोनों में 50 न्यूटन सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दिस एक्सेलरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंड करेगा। तो इक्वल फोर्स दोनों बॉडीज पे अप्लाई होने के बाद भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। रीजन, जिसका मास कम होगा, मैंने कई बार ये चीज़ें बोली हैं, A = F/m, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन, सॉरी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और जिसका मास लेस होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि दो लोग लड़ रहे हों, मान लो दो लोग फाइट कर रहे हों और दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हों, ठीक है, अब एक पर्सन ने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया तो सेकंड भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, कर दिया, ठीक है, इन रिएक्शन उसने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन आप कहोगे नहीं मैम वो उतना नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जितना पहले वाले में हुआ। रीज़न, मास। ठीक है, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जिसका मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये चीज़ हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे इन द ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको बता दूँ, जब हम चलते भी हैं, ठीक है, व्हेन वी वॉक, हम जब भी चलते हैं तो चलने के टाइम पे हम करते क्या हैं, हम अपने जो अर्थ है, हमारी सरफेस है, उस सरफेस को हम इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, हम सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। हम सरफेस पे, हमारे पैर कुछ इस टाइप के होते हैं, हम सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं। इन रिटर्न जो सरफेस है या जो अर्थ है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इक्वल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो जब हम वॉक करते हैं, यहाँ वॉक करने पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल है स्विमिंग। आपने किसी भी पर्सन को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, तो स्विमिंग करने के टाइम पे वो पर्सन करता क्या है कि वो जनरली जो वाटर है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वो वाटर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है एंड इन रिटर्न वो जो वाटर है उसको वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में क्या करता है, हेल्प। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है वाई स्विमर इज एबल टू स्विम, क्यों जो स्विमर है वो आसानी से स्विम कर सकता है, द रीज़न इज कि वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। जितनी फोर्स से वो पर्सन वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, उतने ही फोर्स उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा बाय द वाटर, जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर पाता है। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी एप्लीकेशंस होते हैं, आपने रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे देखा होगा कि जो रॉकेट होती है हमारी, सपोज दैट ये कोई रॉकेट है, ये जो रॉकेट होती है हमारी, रॉकेट में फ्यूल बर्न करता है। फ्यूल के बर्न करने की वजह से जब वो जो रॉकेट है उसमें से गैसेस है वो क्या होती हैं, जब फ्यूल बर्न करेगा तो गैसेस उसमें से रिलीज होंगी। तो ये जो गैसेस का रिलीज होना, जो गैसेस रिलीज हो रही है, दिस इज एक्शन। ठीक है, फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं, दिस इज एक्शन।
बट इन रिटर्न यही जो गैसेस हैं जो वो रिलीज हो रही, तो यही गैसेस हेल्प करती हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से वो रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाता है। ठीक है, तो जो गैसेस जो फ्यूल बर्न करने की वजह से रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे जो गैसेस रिलीज हो रही है, गैसेस जो एग्जर्ट हो रही है, तो गैसेस एग्जर्ट करने में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वो गैसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती हैं रॉकेट को, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाता है। ठीक है, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। और भी एग्जाम्पल है, सपोज करिए कोई पर्सन बोट से जंप कर रहा, ठीक है, कोई रिवर है उसमें बोट है, उस बोट से वो पर्सन जंप कर रहा, तो बोट से जंप करने के टाइम पे आपने नॉर्मली एक्सपीरियंस किया होगा, बोट से जंप करने के टाइम पे आप बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और इन रिटर्न वो बोट आप पे फोर्स अप्लाई करती है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से आप इजिली उसमें से जंप कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो दी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। होपफुली स्टूडेंट्स आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ में आया कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो फोर्स होगा इक्वल अमाउंट का बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी में होता है या डिफरेंट बॉडी में। सपोज करिए कि ये कोई टेबल है, ठीक है, और इस पे कोई बुक रखी हुई है, ये कोई टेबल है और इस पे कोई बुक रखी हुई है, तो बुक क्या करेगी, जब बुक इस टेबल पे रखी हुई है तो बुक इस टेबल पे भी फोर्स अप्लाई करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बुक इस टेबल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम कितना फोर्स अप्लाई करेगी, जितना इसका वेट होगा, जितना बुक का वेट होगा उतना ही फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे टेबल पे अप्लाई करेगी, और टेबल इन रिटर्न उतना ही फोर्स उसको सपोर्ट देगा, उतना ही सेम फोर्स वो टेबल इस बुक पे अप्लाई करेगा इन सपोर्ट, जिसकी वजह से वो बुक टेबल पे रह पाएगी। ठीक है, बुक फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बुक कितना फोर्स अप्लाई करेगी, इक्वल टू वेट ऑफ द बुक, इक्वल टू वेट ऑफ द बुक। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई करेगा किसी चीज पे, ठीक है, जैसे टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, या हम खड़े, अभी मैं खड़ी हूँ जिस सरफेस पे, उस सरफेस में मैं कितना फोर्स अप्लाई करूँ, जितना मेरा वेट होगा उतना ही फोर्स मैं उस सरफेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह इस बुक का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स वो इस टेबल पे अप्लाई करेगी, और टेबल इन रिटर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा इन सपोर्ट, बुक को सपोर्ट देने के लिए वो इतना ही इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखिए अपोजिट, बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है और टेबल इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये बुक कोई और ऑब्जेक्ट है और ये टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा किस कैसे ऑब्जेक्ट्स पे होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। सेम ऑब्जेक्ट में एक्शन और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बुक ही में एक्शन हो, बुक ही में रिएक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एक्शन और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल दिए कि पर्सन बोट को पुश कर रहा है इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, तो पर्सन और बोट ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। हम चलते टाइम सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम ये जो अर्थ है, सरफेस है, ये क्या हुआ, ये भी दो डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे गैस रिलीज हो रही है और गैस की वजह से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो गैस भी एक तरह की थिंग है ना, जो गैस रिलीज हो रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।